गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, लास्ट अपन ने पढ़ा था साइंस का टॉपिक था अपना लास्ट विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ा था। आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता। आज हम चैप्टर खत्म कर रहे हैं, अपना लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जरा देखिए, चेहरे पे स्माइल ले आइए, कॉपी और किताब लेके बैठ जाइए और देखिए, पहले समझिए और फिर उसको कॉपी करना। वैसे भी आपका टाइम बचाने के लिए मैं पहले से रेडी कर लेता हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। जरा देखिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है, इनमें से छोटे क्वेश्चन जरूर बनते हैं और 101% ये जो क्लास है, इस क्लास में से आपको एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लिख के दे रहा हूं, जरूर मिलेगा, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, श्योर। चाहे आप उस पेपर पे लिख लेना कि इस क्लास का 100% एक सवाल कॉपी पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। अब वो कौन सा मिलेगा वो भी बताऊंगा अभी, किसमें से मिलेगा। बस आप जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। जरा देखिए, संयोजकता, आपको पता है संयोजकता किसे कहते हैं? तो संयोजकता, आप सबसे पहले क्वेश्चन ही लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, संयोजकता को परिभाषित कीजिए। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, संयोजकता किसे कहते हैं? तो जरा देखिए, संयोजकता किसे कहेंगे? संयोजकता देखिए कि जब परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, उसे उसकी संयोजकता कहते हैं। बस इतनी सी लाइन है। जितने इलेक्ट्रॉन, परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जितने ग्रहण करता है, वो क्या कहलाएगी? उसकी संयोजकता कहलाएगी। हो गया उसकी परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, परवर्ती संयोजकता। देखो, अगर उसको क्वेश्चन में को घुमाना होगा ना, अगर उसको कुछ आपको कंफ्यूज करना होगा, तो वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि परवर्ती संयोजकता किसे कहते हैं। आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो क्या करना है? परवर्ती संयोजकता किसे कहते हैं? देखिए, जो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व है। अब आप बोलोगे सर डी ब्लॉक के तत्व कौन से? आपको याद नहीं होगा। अपन ने ऐसा पढ़ा था, एस पी डी एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी में नहीं पढ़े थे ऐसे? तो डी ब्लॉक के तत्व बीच वाले होते हैं, बीच वाले जो तत्व होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी, जो अपन नीचे अपन ने पढ़ी थी दो अलग से, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दो अलग से 14 तत्व पढ़े थे उनमें। तो डी ब्लॉक के जो तत्व है वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक परमाणु की संयोजकता कितनी होगी? एक से ज्यादा होगी। जैसे एक से ज्यादा, जैसे एल्यूमिनियम को ले ले अपन, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता +1 भी होती है, +2 भी होती है, +3 भी होती है ना? तो मतलब ये कह रहा है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व जो है वो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, और जो तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? परवर्ती संयोजकता। क्या कहेंगे? परवर्ती संयोजकता। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके पास एटॉमिक साइज, यानी परमाणु आकार। जानते हो परमाणु आकार किसे कहेंगे? देखिए, परमाणु का आकार को कैसे परिभाषित करोगे? देखिए, वैसे परिभाषा कोई नहीं पूछेगा। ये आपका परमाणु है, ये आपका नाभिक है, ये आपकी इसकी कक्षा, परमाणु की ये हो गई आपकी कक्षा। ठीक है, ये इसके अंदर एक और कक्षा। तो नाभिक से बाह्यतम कक्षा, नाभिक से बाह्यतम कक्षा की जो दूरी होती है, त्रिज्या, दूरी होगी ना, नाभिक से बाह्यतम कक्षा की दूरी, वो क्या कहलाती है? परमाणु आकार कहलाता है। और परमाणु जो आकार है, परमाणु की त्रिज्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। परमाणु आकार किस पर निर्धारित होता है? परमाणु त्रिज्या के आधार पर निर्धारित होता है। कोई नहीं पूछेगा क्वेश्चन। फिर है, जो परमाणु आकार में जो त्रिज्याएं होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सहसंयोजक त्रिज्या, एक होती है वैन डर वाल्स त्रिज्या। यहाँ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि सहसंयोजक त्रिज्या और वैन डर वाल्स त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। यहां पर ये क्वेश्चन पुटअप होगा आपका एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम में। जरा देखिए, सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहेंगे? सहसंयोजक का मतलब
एक ही तत्व के दो समान परमाणु, पहले अपन इस लाइन को समझते हैं। वो क्या कह रहा है, एक ही तत्व ले लेता हूं मैं, मान लो हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। एक ही तत्व के दो समान परमाणु, ये एक H और ये एक है, दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा ना। एक ही तत्व, कौन, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ये हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है, तो दोनों एक ही तत्व के दो परमाणु हो गए, ठीक है। इनमें होता है सहसंयोजक बंध, मतलब H2 के अंदर क्या है, बंध बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, देखो बंध, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। वो बंध से जुड़े होते हैं और दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी, ध्यान दीजिए, दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या होती है। अब जरा समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, वापस देखिए मैं आपको समझा दूं। इसने क्या कहा, इसने कहा कि हाइड्रोजन एक तत्व है, उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखना कि एक तत्व है, कौन सा है, हाइड्रोजन। ये मैंने ले लिया एक तत्व हाइड्रोजन का, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के दो अणु, कितने अणु, सॉरी दो परमाणु, क्या है, दो परमाणु, दो हाइड्रोजन के दो परमाणु क्या होता है, H2। हाइड्रोजन के दो परमाणु क्या होते हैं, H2 होते हैं। अब ये H2 जो है किस बंध से जुड़ा है, सहसंयोजक बंध से जुड़ा है। अब जरा देखिए, मैं यह बना देता हूं, यह हाइड्रोजन का परमाणु है, ये नाभिक हो गया, और ये हो गया एक हाइड्रोजन का एक और ये परमाणु, ये इसका नाभिक, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है। तो ये दोनों जो जुड़े हुए हैं सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन दो नाभिक, ये दो नाभिक है, दो नाभिक के बीच की दूरी, ये लीजिए, ये बीच की दूरी हो गई, दो नाभिक के बीच की दूरी का आधा, मैंने इसको आधा कर दो, ये लीजिए, मैंने इसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया। दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस परमाणु, यानी जो हाइड्रोजन H2 है कि उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। क्लियर हो गई कि मेरी बात, ये आपको इस तरह का बनाना है। क्या कहा इसने, एक ही तत्व, एक तत्व हाइड्रोजन के दो समान परमाणु H2, दो समान परमाणु कैसे, H और H, समान परमाणु, सहसंयोजक बंध H2, इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, सिंगल, आगे पढ़ेंगे अपन एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, उसमें तो सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। तो दोनों परमाणु के नाभिक, दोनों परमाणु, ये दोनों परमाणु हो गए, दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं वान डेर वाल त्रिज्या की। किसकी बात कर रहा हूं, वान डेर वाल त्रिज्या की। वान डेर वाल त्रिज्या क्या कह रही है कि ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित और अनाबंधित अणु, ध्यान देना, अनाबंधित यानी बंधे हुए नहीं है, बॉन्ड नहीं बन रहा उनमें, यहां पर क्या है, दोनों जुड़े हुए हैं, यहां पर दोनों जुड़े हुए नहीं रहेंगे, अनअनुबंधित मतलब अनुबंधित, दो निकट पास पास में है लेकिन बॉन्ड नहीं है, के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। जरा वापस देखिए बोर्ड पे, ये चित्र आप बना लीजिएगा, मैं यहां मिटा रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं उसका उदाहरण, ठीक है। हम उदाहरण किसका लिख रहा हूं, वान डेर वाल त्रिज्या का उदाहरण लिख रहा हूं ऊपर से, ठीक है। देखिए वान डेर वाल त्रिज्या ये कह रहा है कि एक पदार्थ है, एक पदार्थ के दो परमाणु, ये देखिए, ये मैंने एक पदार्थ ले लिया, ये उसका नाभिक हो गया, ठीक है। दूसरा एक और पदार्थ लिया, एक पदार्थ के दो निकट स्थित, ये लीजिए बिल्कुल निकट स्थित है, ये लीजिए बिल्कुल मैंने टच करा दिया इसको, ये लीजिए बिल्कुल, ये कह रहा है दो निकट स्थित अनाबंधित, दोनों में बंद नहीं है, केवल पास पास बैठे हैं, जुड़े हुए नहीं है, अनाबंधित अणुओं के परमाणु, अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा,
बीच की दूरी का आधा। अब देखिए, अब दो परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होगी? ये होगी, यही होगी, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा। ये लीजिए, तो ये क्या हो जाएगी उसकी वान डेर वाल्स त्रिज्या। क्या हो जाएगी? दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी? वान डेर वाल्स त्रिज्या। क्लियर हो गया क्या आपका? ये चित्र बनाओगे वान डेर वाल्स त्रिज्या में, और वो बनाओगे सहसंयोजक त्रिज्या में। क्लियर? अब देखिए धात्विक गुण अधात्विक गुण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहसंयोजक त्रिज्या वान डेर वाल्स त्रिज्या का सीधी सीधी इसका परिभाषा पूछ ली जाती है 1 नंबर, 1.5 नंबर या 2 नंबर के आसपास की। ठीक है, अब देखिए धात्विक गुण और अधात्विक गुण, इनमें बिल्कुल छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? देखिए कि धात्विक गुण परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और अपने को पता है जब इलेक्ट्रॉन त्यागता तब क्या बनता है? वो धनायन बनता है। तो धनायन बनने की जो प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है धात्विक गुण। वो क्या कहलाती है? धात्विक गुण कहलाती है। तो आपको एक की डेफिनेशन हो गई। आप तो लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, धात्विक गुण अधात्विक गुण को समझाइए। धात्विक गुण और अधात्विक गुण को समझाइए, इतना सा क्वेश्चन लिख दीजिए। लिखोगे क्या? परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये धात्विक गुण कहलाते हैं। देखिए अब वर्ग के अंदर, वर्ग एक में कौन सा वर्ग एक? आवर्त ऐसी पढ़ी थी अपन ने, तो वर्ग एक इसी को दिया था अपन ने, ये वाला वर्ग एक। वर्ग एक के क्षार धातु, अब जरा देखिए, आपसे पूछे वर्ग एक में कौन सा धातु होता है? क्षार धातु होते हैं। हो गया ना क्वेश्चन यहाँ पे? वर्ग एक के क्षार धातु जो होते हैं सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं। सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं। कल एक क्वेश्चन आया था, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? कल क्वेश्चन बताया था सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा आता था? मैंने बताया था फ्लोरीन। विद्युत ऋणी तत्व कौन सा? सबसे अधिक फ्लोरीन। और सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कौन सा होगा? वर्ग एक के क्षार धातु के। वर्ग एक के अंदर जो भी क्षार धातु के तत्व आते हैं वो विद्युत सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व वाले कहलाते हैं। अब देखिए क्यों कहलाते हैं? क्वेश्चन आया बन सकता है, और क्वेश्चन लिखिए, आप लिख दीजिए, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन लिखना है कि वर्ग एक के तत्व सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व क्यों कहलाते हैं? क्वेश्चन लिख दीजिए, सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व क्यों कहलाते हैं? ये क्वेश्चन हो गया, क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लिखिए, आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं। बन गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अधात्विक गुण। अधात्विक गुण में क्या है? परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्या बन जाएगा? ऋणायन। और जो ऋणायन बनता है वो क्या होता है? अधात्विक गुण वाला होता है। और वर्ग 17 के हेलोजन वर्ग, कौन सा वर्ग है? हेलोजन वर्ग। वर्ग 17 का नाम है, वर्ग जो 17 है उसका नाम क्या दे रखा? हेलोजन वर्ग। हेलोजन वर्ग के जो तत्व होते हैं वो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बना लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 का क्या नाम है? क्वेश्चन लिख दीजिए, वर्ग 17 का क्या नाम है? हेलोजन वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, हेलोजन वर्ग की विशेषताएं लिखो। हेलोजन वर्ग की विशेषता लिखो। तो हेलोजन वर्ग की विशेषता क्या है? पहला तो क्या है? अधात्विक गुण। पहला क्या होगा? अधात्विक गुण। दूसरा क्या है? ये अधात्विक गुण होते हैं और ये सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बना लेते हैं। मतलब दूसरा गुण क्या है? ऋणायन। क्लियर हो गया क्या आपका? ये हो गया धात्विक और अधात्विक का। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा 100% लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, श्योर मिलेगा।
ये आप अपन ने जो आवर्त सारणी पढ़ी है, और आवर्त सारणी में अभी तक अपन ने पढ़ा ना कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है, आयरन एंथैल्पी में क्या होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर है। ध्यान से देखिएगा, लिखना बंद करके पहले बोर्ड पे देखिएगा। देखिए ये हो गया आपका बायां, क्या हो गया, बायां, और ये हो गया आपका दायां। ध्यान से समझिए, किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। क्लियर, पहला गुण। अच्छा, इधर जाने पर वृद्धि हो रही है, और दाएं से बाएं आने पर, अगर मैं दाएं से बाएं आऊं तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुणों में क्या होगी, वृद्धि। अगर आपसे ऐसा पूछे कि दाएं से बाएं जाने पर अधात्विक गुणों में क्या होगी, कमी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। किसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी? जब इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाते हैं और ऋणायन बनता है, तब ऊर्जा मुक्त होती है, तो उस मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो वर्ग में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, और दाएं से बाएं आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आयनन एंथैल्पी का मान देख लो। बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, और दाएं से बाएं आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। क्लियर हो गया। अब नीचे में आ जाओ, परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं। परमाणु त्रिज्या, बाएं से, ये दाएं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दाएं से बाएं आने पर, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं आने पर परमाणु त्रिज्या में क्या आएगी, वृद्धि। क्या होगी, वृद्धि। और बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी। अच्छा, मैं यहां परमाणु आकार भी लिख सकता हूं। अगर त्रिज्या में वृद्धि होगी, परमाणु आकार में क्या होगी, वृद्धि। परमाणु आकार भी लिख दीजिए, यहां बहुत आसानी से काम आ जाएगा। परमाणु आकार भी लिख दीजिए। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी तो परमाणु आकार में भी वृद्धि होगी। परमाणु त्रिज्या में कमी होगी तो परमाणु आकार में भी क्या आएगी, कमी आएगी। विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता में बाएं से दाएं जाने पर वृद्धि होगी, और दाएं से बाएं आने पर क्या होगी, कमी होगी। धात्विक गुणों की बात करें तो दाएं से बाएं आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होगी, और बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में कमी होगी। क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब ये वाला पोर्शन देखिए। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऊपर से नीचे आते हैं तब धात्विक गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी। और वर्ग में नीचे से ऊपर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगी, कमी होगी। परमाणु त्रिज्या में ऊपर से नीचे आते हैं तो वृद्धि होगी, और परमाणु आकार में भी क्या होगा, जहां परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार भी बढ़ेगा। इसी तरह इधर देखिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करें तो ऊपर, नीचे से ऊपर आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। आयनन एंथैल्पी का मान भी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। अधात्विक गुण ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ता है। ये हो गई आपकी कंप्लीट आवर्त सारणी के सारे क्वेश्चन, और 101% मेरी गारंटी लिख लीजिए, वहां पर पेपर में आएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा आपको सीधा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में क्या परिवर्तन आता है, कि बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, इस चैप्टर्स को एक बार वापस घर बैठ के रिवीजन कर ले, देख लें अच्छे से। फिर भी कोई टॉपिक्स अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइएगा,
उस टॉपिक्स को अपन अच्छे से क्लियर वापस करेंगे। आपके 2 चैप्टर में क्लियर करा चुका हूँ। साइंस के एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, एक एक शब्द के साथ चल रहा हूँ, धीमे चल रहा हूँ, लेकिन काम हो रहा है। और अभी आपने लेटेस्ट खबर सुनी ली होगी कि 15 अगस्त के बाद स्कूलें खुलेगी। तो अभी तो 15 अगस्त तक की गई है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शायद 15 अगस्त को खुले या ना खुले। खुले तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन ना खुले तो फिर क्या करोगे? कब तक बैठे रहोगे ऐसे? कब तक कैसे फालतू टाइम वेस्ट करते रहोगे? तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो समय, चलो अभी तक आपने जो समय गवा दिया वो गवा दिया, कोई बात नहीं, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन अब जागो, अब उठो और मेहनत करो कि अगर आपके पास अभी समय है तो इसका पूरा सदुपयोग करो। इस टाइम को वेस्ट मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है आपके लिए। बाद में बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी। इससे अच्छा अभी इस चीज को कंप्लीट करो। पढ़ाई से जुड़े रहे, काम करते रहे, रिटर्न वर्क करते रहे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट कीजिएगा। कोई अगर चीज आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। थैंक यू।